दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम लोग साइंस के जितने भी क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं, यानी कि 17 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक जितने भी साइंस के क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सारी केमिकल रिएक्शंस और सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो पूछे गए हैं। तो जिनका आगे आने वाला शिफ्ट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, क्योंकि पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। सेम यही फॉर्मूले आगे भी यूज़ किए जाएंगे, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स लगातार पूछे जा रहे हैं, आगे शिफ्ट में भी पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो अंत तक आप अगर देख लेंगे तो आपका साइंस का पोर्शन काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, पहले पूछा गया था कि यदि अवतल लेंस में, अवतल दर्पण में यानी अवतल मिरर में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु किस स्थान पर रखा जाता है। यानी कि अगर मैं बता दूं कि जो आपका कॉनकेव लेंस है, ऐसा आपका कॉनकेव लेंस होता है, मिरर, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, ये आपका f होता है और यहाँ पर आपका 2f होता है, सेम दूरी होती है 2f, यानी कि c बराबर ही 2f होता है। ये पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर क्या बोला था कि अगर आप लोग यहाँ पर रखेंगे, 2f पे हमेशा रखेंगे, ये याद रखिएगा, तो इमेज भी आपकी 2f पर बनेगी यहाँ पर, और क्या बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी। यानी मैग्नीफिकेशन क्या होगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मुझे ये बताइए कि हमेशा आप लोग अब याद रखेंगे कि 2f पर या c पर अगर इमेज रखी जाती है, ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो इमेज भी सेम साइज़ की बनेगी, चाहे आपका कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया था, यदि किसी मध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, मध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। यानी इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज़ 1.50, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये आपका देखिए स्नेल्स लॉ से पूछा गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यही होता है आपका फॉर्मूला। अब मुझे आप बताइए कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.50 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है। आपका स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और हमको स्पीड ऑफ मीडियम ही निकालना है। तो आप बताइए, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा, उसके बाद 1.5 है, इसको आप काटेंगे तो 2 बार जाएगा, 15 दूनी 30 होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो यही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अब देखिए, सेम क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर दूसरी शिफ्ट में पूछा गया, इसी फॉर्मूले पर दिया गया है। इफ़ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज़ a इज़ 2.25 × 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम b इज़ 2 × 10⁸, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपसे क्या पूछ लिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया है। यानी क्या दिया गया है, आपसे पूछा है यदि माध्यम A में प्रकाश की गति इतनी है, मध्यम B में प्रकाश की गति इतनी है, तो अपवर्तनांक बताना है आपको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर मैंने क्या बताया था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम A अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम B, यानी 2.25 × 10⁸ कर देंगे, मीडियम A की है ये स्पीड ऑफ लाइट, अपॉन मीडियम B कर देंगे 2 × 10⁸, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। आप ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = पॉइंट लगा देंगे 1.25, यह आपका क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम इज बेंट टू फॉर्म अ क्लोज्ड सर्कल, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एट द एंड ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द सेंटर। यानी कि 100 ओम के प्रतिरोध के एक तार को एक बंद वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है। वृत्त के किसी व्यास के अंत में 2 बिंदुओं पर प्रभावी आपका प्रतिरोध क्या होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे करना है। मान लेते हैं आपका एक तार है, इसको हमने गोल आकार में परिवर्तित कर दिया। अब आपका इसके बीच में मध्य में आपका क्या पूछ रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो आप मुझे बताइए, पूरा 100 ओम का था, 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों, ये 50 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये दोनों किस में कन्वर्ट हो गए, ये पॉइंट में बताना है, तो ये आपका क्या हो गया, पैरेलल में कनेक्ट हो गए। अगर ये मध्य के बीच में ना बताना रहता व्यास के,
तो ये पूरा आपका सीरीज में रहता तो वो 100 ही रहता आपका रेजिस्टेंस, लेकिन इनको मध्य के बताना है व्यास के यानी डायमीटर के, तो ये पैरेलल में हो गए अब। तो अब क्या हो जाएगा, पैरेलल का आपको रेजिस्टेंस का मैंने बताया था, सीरीज में होता है डायरेक्ट ऐड करते हैं, पैरेलल होता है तो 1 करके ऐड करते हैं। तो 1/r बराबर 1/50 प्लस 1/50, तो यानी कि 1/r बराबर कितना आ जाएगा, 2/50 आ जाएगा। काट दीजिए तो 25 आ जाएगा। 1/r की वैल्यू 1/25, तो r की वैल्यू कितनी 25 आ जाएगी। तो यही आपका पूछा था एग्ज़ाम में, तो सिंपल सा था। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा कंसेप्चुअल देखिए, आपका साइंस का पूछ रहा है तो इसीलिए हम आपके सारे साइंस के क्वेश्चन कराएंगे जी, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेंगे, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप हम लोग पे विश्वास रखिए। बाकी विच ग्रुप एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड्स, यानी कि एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो ये जो 16वें ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपका हो गया सल्फ़र, और जैसे 16वें ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आता है आपका, सेलेनियम आता है, और मेन कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, 16वें ग्रुप में जो होते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। जितने भी ग्रुप्स हैं, कौन से एलिमेंट है ग्रुप में लाई करते हैं, पीरियोडिक टेबल आपको एकदम मतलब कि रट के जानी है। अब देखिए पूछा है कि विच इज़ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट दैट फॉलोज न्यूलैंड्स लॉ। 2 लॉ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत टारगेट किया जा रहा है। एक आपका न्यूलैंड्स लॉ है और एक आपका ऑक्टेव लॉ है, डेबोनियर्स का लॉ है। न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ है, ऑक्टेव लॉ है न्यूलैंड्स का। इसमें क्या होता है कि जो आपकी पहली एलिमेंट होगा वो 8वें एलिमेंट से क्या करेगा, प्रॉपर्टी शो करेगा। यही इन्होंने ऑक्टेव लॉ में अपने बताया है। और एक आपका डेबोनियर्स का ट्राइड लॉ है, जिसमें क्या होता है कि पहले और तीसरे एलिमेंट का जो क्या होगा, सम होगा एटॉमिक वेट का, वो किसके बराबर होगा, थर्ड के एटॉमिक वेट के बराबर होगा। तो ये क्या बताया था किसने, ये आपका बताया था डेबोनियर्स के ट्राइड लॉ में। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्या पूछा था। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर, हाइड्रोजन और थोरियम है जो न्यूलैंड्स के फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट हैं जो फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट देखिएगा, और बाकी ये भी पूछ सकता है कि जैसे कि एक एलिमेंट आपको दे देगा, हाइड्रोजन है, ये किससे प्रॉपर्टी शो करता है, किसके अकॉर्डिंग, न्यूलैंड्स के अकॉर्डिंग। तो हाइड्रोजन जो है किसके साथ शो करेगा, 8वां। आप लोग मुझे बताइए कि 8वां जो है एलिमेंट कौन होता है, उसी से ये क्या करेगा, शो करेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन। तो क्या शो करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन पूछा था, यानी समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन पूछा था। तो देखिए माइटोसिस में क्या होता है कि जो डॉटर सेल्स होती हैं वो क्या होती है, डुप्लीकेट होती हैं, डुप्लीकेट हो जाती हैं, डुप्लीकेट। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये हाफ होता है। इसमें जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं डुप्लीकेट हो गया, डुप्लीकेट बन गया है, ये अलग है, ये अलग है। इसमें क्या होता है कि हाफ डिवीज़न होता है, यानी कि हाफ चीज़ें प्रॉपर्टीज़ ले लेती हैं। यहाँ देखिए कि हाफ बना यहाँ पर, और यहाँ देखिए इसने आधी प्रॉपर्टी ले ली, तो ये हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। ये डुप्लीकेट होता है, यहाँ पर हाफ सेल डिवीज़न होता है। उसके बाद देखिए धातु, यानी कि धातु ऑक्साइड्स की प्रकृति क्या होती है, मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स हमेशा अल्कलाइन होते हैं, यानी क्षारीय होते हैं। उसके बाद पूछा था कि व्हाट आर द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कितने ऑटोसोम्स की जोड़ियाँ होती हैं। तो 22 ऑटोसोम्स की पेयर्स होते हैं, यानी 44 होंगे। अब देखिए ये आपको रिएक्शन दे रखी थी, इसमें पूछा है कि किस में जो है रिडक्शन होगा और किस में ऑक्सीडेशन होगा। तो ऐसी रिएक्शंस पूछी जा रही हैं, आपको बैलेंस करने को दे रहा है, या पूछ ले रहा है किस टाइप की रिएक्शन है, या ये पूछ ले रहा है किस में रिडक्शन हो रहा है, किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो पूछ ले रहा है। मैंने क्या बताया था, जिसमें से ऑक्सीजन आपका क्या होगा, रिड्यूस होगा। ऑक्सीजन जिसमें से रिड्यूस होगा वही रिडक्शन रिएक्शन होगी, जिसमें जाके ऐड होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ऐसे ही हाइड्रोजन है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगा वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीजन में उल्टा, हाइड्रोजन में उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे ही याद रखिएगा। तो मुझे ये बताइए कि आयरन में क्या हो रहा है, Fe में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन हट रहा है, तो Fe में क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो रहा है। एल्यूमिनियम में देखिए जुड़ रहा है, तो एल्यूमिनियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सिंपल सा है, एल्यूमिनियम में ऑक्सीडेशन, आयरन में रिडक्शन हो रहा है। ईस्ट किस लिए यूज़ होता है, तो मेकिंग ऑफ ब्रेड में यूज़ होता है, ब्रेड बनाने में।
भोजन के पाचन के लिए पेट में कौन सा अम्ल है उपस्थित होता है? तो सभी को पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो पाचन में हेल्प करता है। ये न्यूमेरिकल देख लीजिए, पूछा था कि 5 वोल्ट है आपका वोल्ट, उसकी V की वैल्यू कितनी दी है? 5 वोल्ट। उसके बाद I कितना है? मिली एम्पियर में है। तो आपको इसमें किस में चेंज करना पड़ेगा? आपको इसको एम्पियर में चेंज करना पड़ेगा। तो किससे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 1 0 2 0, बस पॉइंट लग जाएगा, और ये 5 एम्पियर आपका क्या आ गया? करंट आ गया। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? R बराबर क्या होगा? V/I, यानी 5 बटे क्या हो जाएगा? 25। और अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो कितना जीरो बढ़ेगा? 1 2 3, और आपका एक और 4 जीरो बढ़ेगा, जगह नहीं है, बाकी आप अंडरस्टूड है। तो ये कितना हो गया? 25 दूना 50 होता है, और कितना? 3 जीरो बढ़ जाएगा आगे, 3 जीरो आगे बढ़ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2000 ओम आंसर आ जाएगा। तो हमेशा आप क्या करेंगे? कन्फ्यूज़ करेंगे। डायरेक्टली बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको एरर भी बता देता हूँ क्या करेंगे। रजिस्टेंस है तो V क्या रखेंगे? 5, और क्या रखा इन्होंने? 2.5 डायरेक्टली रख दिया और काट दिया। ये इन्होंने 50 किया, और उसके बाद क्या किया? 2। सीधा सीधा आंसर ये क्या लिया है? 2 लिया है। तो ये 2 ओम रजिस्टेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, क्या होता है जब इथेनॉल सोडियम से रिएक्ट करेगा? जब इथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम से तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर के। आगे देखिए कि विच इज़ रिप्रोडक्शन ऑर्गन ऑफ फ्लावर? पुष्प के जनन अंग कौन से होते हैं? तो स्टेमन होते हैं, कार्पल होते हैं, पुंकेसर जिनको कहते हैं। उसके बाद पूछा था कि जो प्रतिरोध है किस पर निर्भर नहीं करता है? रजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन। तो आपका जो रजिस्टेंस है किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो देखिए किस पे डिपेंड करता है। मैं रजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। R बराबर रो L/A। रो क्या होता है? तो रजिस्टिविटी होती है, ये धातु की, यानी कि ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिस हिसाब का मेटल होगा तो मेटल पे डिपेंड करता है। जैसे कि अब आप मेटल वुड का रख दीजिए तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, आप ऐसे ही कॉपर का रख दीजिए, रेजिस्टेंस कम होगा। तो रजिस्टिविटी रो होता है, रजिस्टिविटी होती है। तो किस पे? लेंथ पे डिपेंड किया, मेटल पे डिपेंड किया, और आपका एरिया पे डिपेंड किया। तो अमाउंट ऑफ करंट ऑप्शन में था, तो धारा पे नहीं निर्भर करता, जितनी भी धारा उसमें से बहे। उसके बाद विच ऑर्गन कंट्रोल्स ह्यूमन बॉडी? कौन सा अंग शरीर को नियंत्रित करता है? तो नर्वस सिस्टम है जो शरीर को नियंत्रित करता है। इसी से सारी आपके जो वो होता है, जैसे कि वॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री एक्शंस, सारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल किए जाते हैं। अब यदि प्रतिबिंब को फोकस की दुगनी दूरी पर रखा जाए तो आवर्धन क्या होगा? यानी कि मैग्नीफिकेशन पूछा है, डबल डिस्टेंस के फोकस पर रखा जाए तो कैसी इमेज बनेगी? अब कॉन्वेक्स लेंस में मैंने आपको क्या बताया था कि जब, ये देखिए आपको हम बता देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, वहाँ कॉन्केव लेंस की बात हुई थी। देखिए सेम चीज़ यहाँ पे पूछ ली गई है। मैंने बताया था दुगनी दूरी पर 2f पे होगा, तो हमेशा मैंने क्या बताया था कि ये क्या बनेगा? f पर बनेगा, f पर ही बनेगा। ठीक है, यानी कि 2f पर ही बनेगा, यानी कि सेम साइज़ का बनेगा। तो इसका मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा? हमेशा -1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इधर बनेगा, ये माइनस, आपको मैं दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि इसकी इमेज x है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। अब मुझे आप ये बताइए, सेम साइड पे बनेगा, इमेज हम मान लेते हैं x पर है, और आपकी सेम साइज़ की इमेज बन रही, जब 2f पे होगा हमेशा सेम साइज़ की बनेगी। तो ये कट हो जाएगा, बचा क्या? 1। तो आंसर मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा आंसर। तो ये सिंपल है, हमेशा याद रखिएगा। 2f पर बनेगा, अगर फोकल डिस्टेंस की डबल दूरी पर बनेगा, यानी 2f पर या c पर कभी भी बनेगा, तो हमेशा आपकी सेम साइज़ का होगा, मैग्नीफिकेशन 1 होगा। आगे देखिए, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? तो आपका प्लास्टिक है, जो कभी गलता नहीं है। विच सॉल्यूशन कैन टर्न फिनोल्फ्थालीन टू पिंक? यानी कि पिंक को कौन सा कलरलेस टू पिंक चेंज कर देता है? तो आपका जो अल्कली होती, क्षारीय जो भी धातु होती हैं, वो फिनोल्फ्थालीन को गुलाबी कर देता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन बिजली का संचालन करता है? ऑप्शंस दे रखे थे, तो उसमें आपका मैग्नीशियम है, बाकी आपके क्लोरीन दे रखी थी, फ्लोरीन दे रखा था, गैसेस दे रखी थी। तो मैग्नीशियम ही एक ऐसा था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, मेटल्स में होती हैं।
उसके बाद स्टोर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं। सेल से ऐसे क्वेश्चंस बने थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूछा था, क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि करंट जो प्रोड्यूस होता है वोल्टेज प्रोडक्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड के, देखिए जो करंट चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के होने के कारण, तो उसी करंट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जैसे आप लोग जनरेटर देखते हैं, उसमें क्या होता है, जनरेटर आप डीजल डालते हैं जनरेटर में, गाँव में देखे होंगे, तो वो क्या करता है, बिजली प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है कि उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड रहती है, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड रहती है। उसमें क्या होते हैं कि वो जो होता है मैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है, तो वो जो चुंबक होता है उस मैग्नेटिक फील्ड में खूब तेज तेज मूव करता है। तो जब चेंजेस होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में उसके कारण, चुंबक के कारण, तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है, तो उसी से बिजली भी जनरेट होती है। तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आप मुझे ये बताइए, ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है। इसमें ऑप्शंस दिए थे और आपका दिया था कि MgOH2 है प्लस HCl है, ये कौन सा जो है रिएक्शन है। तो देखिए कौन सा रिएक्शन है, मैंने क्या कहा था, मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, अल्कली होते हैं। ये क्या है आपका, एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है। तो क्या हुआ, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। जब भी एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले आप कभी भी कोई रिएक्शन आए तो आप डिस्प्लेसमेंट, यहाँ बहुत बच्चे क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कर देंगे कि ये Mg जो है किसको ले रहा है, Cl को डिस्प्लेस हो रहा है Cl, लेकिन नहीं, इसमें क्या हो रहा है कि पहले आप एसिड और बेस देखेंगे, उसके बाद कोई चीज़ देखेंगे। अगर एसिड और बेस नहीं होगा तब आप कोई चीज़ लगाएंगे। देखिए CH जो कैल्शियम जो आप कार्बन होता है +4 आयन क्यों नहीं बनाता है, क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी लगेगी 4 एटम्स को डोनेट करने में, तो इसलिए जो है नहीं बनाता है। एंगल ऑफ डेविएशन इज प्रेजेंट बिटवीन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, यानी किसके बीच विचलन कोण बनता है। तो ये आपका मान लेते हैं एक प्रिज्म है, ये कोई भी आपका है, यहाँ से एक रे जा रही है, तो ये क्या होगी, मुड़ेगी, रिफ्रैक्ट होगी, लेकिन इसको जाना तो ऐसे चाहिए था। तो ये इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्रैक्टिव रे है। इन दोनों के बीच का जो कोण है इसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो किसके बीच में, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट के बीच में जो रे बनेगा। अब देखिए पावर से क्वेश्चन आपके लेंस से पूछे जा रहे हैं, पावर से, इसको आप लोग कैसे करेंगे। इफ़ पावर ऑफ 2 लेंसेज आर -3 डायोप्टर एंड 5 डायोप्टर देन व्हाट विल बी द फोकल लेंथ। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था पावर आएगा तो सबको जोड़ लेंगे, कई पावर दिए रहेंगे सबको जोड़ लेंगे। 5 और -3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और मैंने आपको क्या बताया था, पावर होता है 1/f होता है, ठीक है, यही होता है। अब आप मुझे बताइए कि जब पावर 2 है तो फोकस क्या हो जाएगा। ये मीटर में बात हो रही, डायोप्टर होगा तो हमेशा मीटर में होगी चीज़ें। अब आप मुझे ये बताइए कि जब f की वैल्यू क्या होगी, 1/2 हो जाएगी, लेकिन मीटर में करना है तो 100 सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 50। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग जो पावर का क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। पावर का सीधा सीधा फार्मूला क्या होता है, 1/f। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, बाकी सारी चीज़ें आप लोग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया है इफ़ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ -20। आप यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लेंगे। मैंने क्या कहा था कि आधा होता है, यानी c बराबर होता है 2f, तो f क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। और माइनस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड साइड चीज़ें रहती हैं मिरर के तो माइनस लगता है। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, तो यहाँ तो सीधा सीधा है, -10 हो जाएगा फोकल लेंथ, इसमें तो सीधा सीधा पूछ लिया था। अब आगे देखिए क्या पूछा है कि फ्लोएम ऊतक के परिवहन के लिए उत्तरदायित्व होता है। फ्लोएम टिश्यू किसके लिए होता है, फूड मटेरियल्स और मिनरल्स के लिए जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाना जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी किससे संबंधित है, तो जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म से रिलेटेड है। अब देखिए इसमें पूछा था कि पीएच वैल्यू आपको अरेंज करनी है किसके अकॉर्डिंग, H+ आयन के इंक्रीजिंग के अकॉर्डिंग। तो आप मुझे बताइए H+ आयन सबसे ज़्यादा किस में होगा, जिसके पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसी में सबसे ज़्यादा H+ आयन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 11 में सबसे ज़्यादा H+ आयन होगा, 9 में, फिर 2 में। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आपको बताना है कि अरेंज जो करना है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन को किसके अकॉर्डिंग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो आपको हम बता देते हैं कैसे करेंगे आप लोग इसको।
कभी भी देखिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। तो आप इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। फ्लोरीन का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, 9 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए 2,8,1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही तो होगा। उसके बाद ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 8 होता है, तो 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। सिलिकॉन का क्या हो जाएगा, तो 2,8,4। तो सबसे ज़्यादा मुझे बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसके पास हैं, ऑक्सीजन के पास है। उसके बाद किसके पास, सिलिकॉन के पास हैं। उसके पास किसके पास है, फ्लोरीन के पास है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड मैंने गलत कर दिया। फ्लोरीन का होता है 9, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2,7, इसका 2,6, इसका 2,8,4। तो देखिए मैंने अरेंज किया है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा 7 फ्लोरीन के पास है, फिर 6 ऑक्सीजन के पास है, 4 सिलिकॉन के पास है। आगे देखते हैं क्या पूछा था कि एल्यूमिनियम, कार्बन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्या बताया था, फ्लोरीन के पास ही होता है, 7 से ज़्यादा किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, तो वो फ्लोरीन के पास होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एलिमेंट होता है, आपका फ्लोरीन होता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, याद रखिएगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास सबसे ज़्यादा होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें भी फ्लोरीन हो जाएगा, ये भी आपके एक शिफ्ट में पूछा था। तो देखिए रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, ऐसे ही आपको चीज़ें पता रहेंगी तो अब गलती नहीं होगी। देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गुण का होना आवश्यक है। तो देखिए हाई टेम्परेचर पर वो जल सके, यही उसके सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए फिलामेंट का। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के द्वारा दर्शाया जाता है धारा, विद्युत धारा को। उसके बाद वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 केमिकल नेम जो है ज़रूर याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है। उसके बाद केमिकल नेम विटामिन के का केमिकल नेम्स जो है विटामिन के बायो से पूछे जा रहे हैं, क्या होगा, फाइटोनाडायोन होता है। देखिए पावर ऑफ लेंस कितनी है, -25 डायोप्टर, 4.5 डायोप्टर। अभी मैंने आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल कराया है और देखिए फिर से पूछ लिया गया है, आगे भी पूछा जाएगा। पावर कितनी है, इतनी है। अब मैंने पावर का बताया था, आप लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो पावर कितना आ जाएगा इसका पावर आ जाएगा आपका 2 डायोप्टर। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, मैंने बताया था कि फोकल लेंथ आपकी 1/, क्या हो जाएगी, f हो जाएगी, यानी 2। 100 से करेंगे तो 50 सेंटीमीटर इसकी भी आ जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो सेम है, क्या करेंगे, सबको रिजल्टेंट निकाल लेंगे, उसके बाद 1/f कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद पूछा था कि HNO3 + KOH क्या ये रिएक्शन बनी, तो कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो देखिए क्या होता है इसमें, दोनों इसमें आपको एसिड और बेस आप देखेंगे नहीं दिखा, तो आप लोग क्या करेंगे कि HNO3 किससे रिएक्ट हुआ, NO3 ने किसको रिप्लेस किया, K को। उसके बाद H2O बना, यहाँ से H रिप्लेस हो गया, तो क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो ऐसे आप लोग करेंगे एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हीटर में कौन सा वायर यूज़ किया जाता है, तो नाइक्रोम यूज़ किया जाता है, जो एलिमेंट होता है हीटर के लिए। प्रोटीन को कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है, तो आपका कौन सा प्रोटीज होता है जो आपका प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आपका किडनी से कौन सा जूस सिक्रीट होता है, लीवर से कौन सा सिक्रीट होता है, गलत है ये, कौन सा सिक्रीट होता है, बाइल जूस सिक्रीट होता है। उसके बाद पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, ये सभी को पता होगा। अब देखिए व्हाट इज़ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। अब आप ये बताइए पोल और फोकस की दूरी कितनी होती है, ये पोल है आपका, ये फोकस है आपका, तो इसकी दूरी कितनी होगी, f ही तो होगी। और ये बताइए f होगी, f को मैंने क्या बताया था, f क्या होता है, r बराबर क्या होता है 2f होता है। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो r/2 आ जाएगी, यहाँ से हटा दीजिए। तो यही आपसे पूछा था f की वैल्यू। उसके बाद कौन सा टिश्यू जो है प्रेजेंट होता है बाहरी परत में, जो ठोस कवर होती है नारियल की बाहरी परत जो होती है ठोस वाली, वो कौन से टिश्यू की होती है, स्क्लेरेन्काइमा की टिश्यू होती है वो। सबसे ज़्यादा पूछा था कि रिएक्टिव कौन सा होता है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका कौन सा मटेरियल होता है, पोटेशियम होता है एलिमेंट, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अगर रिएक्टिव होगा तो आपका पोटेशियम होगा, उसके बाद सोडियम होगा। तो ऐसे सीरीज चलती हैं।
अब देखिए पूछा था कि 9 ओम आपका पैरेलल में कनेक्टेड है, 1/9 ओम प्लस 1/9 ओम प्लस 1/9 ओम, ये आपका पैरेलल में कनेक्ट है, तो क्या हो जाएगा 3/9 हो जाएगा। फिर आप जब उल्टा करेंगे तो रजिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कार्बोनाइजेशन क्या है, तो हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस कोक, इसी को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद ये आपसे पूछा था कि NH2 अमोनिया बनाता है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। N हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर अमोनिया बनाता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। फिर पूछा था कि ड्राई लुब्रिकेंट की रूप में किसे उपयोग किया जाता है, तो आपका मैंने कई बार बताया था हैवी मशीन्स होती हैं जहाँ पर वहाँ पर ऑयल नहीं यूज़ किया जाता, वहाँ पर ग्रेफाइट की शीट्स यूज़ की जाती है। ये एलोट्रॉप होता है कार्बन का, एक दूसरे के ऊपर शीट स्लाइड कर जाती है, इसलिए वहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं होता है, तो ग्रेफाइट ड्राई लुब्रिकेंट में आता है। उसके बाद कौन सा एलिमेंट है जो आयरन और निकिल के बीच में डेबोनेट्स ट्राइड बनाता है, तो वो आपका कोबाल्ट होता है। आयरन और निकिल का आप लोग क्या करेंगे, एटॉमिक वेट निकाल लेंगे, मास दोनों को ऐड करके उसका मीन निकाल लेंगे, तो वो कोबाल्ट के बराबर आ जाएगा आपका लगभग। आगे देखिए, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन होमोजीनियस सीरीज। होमोजीनियस सीरीज क्या होती है, क्रमागत सीरीज, यानी कि क्या हो जाता है आपको हम बता दें, CH4 होगा, फिर उसके बाद C2H6 होगा, यही तो क्रमागत श्रेणी होती है। तो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, तो सभी को ये चीज़ पता होगी। उसके बाद रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। अगर प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि देखिए CnH2n क्या हो जाएगा +2, यही तो हो जाएगा प्रोपेन का। तो आप मुझे बताइए कि जब हम 3 रखेंगे C की वैल्यू, तो यहाँ भी 3 रखेंगे, 3 2 6 और +2 8 हो जाएगा। ये आपको श्रृंखला याद होनी चाहिए, प्रोपीन, प्रोपाइन और अल्काइन और अल्कीन का वो क्या होता है, ठीक है, श्रेणी। उसके बाद देखिए कि बेंजीन का क्या होता है सूत्र, C6H6 होता है, जिसका फिगर डायग्राम ऐसा होता है बेंजीन का। अल्टरनेट पर हम लोग बॉन्ड लगा देते हैं। आगे देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्यूमिनियम ओर, बॉक्साइट होता है, एल्यूमिनियम का ओर होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, काफ़ी 2-3 शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, रिएक्शन भी आपसे पूछी गई थी। अब यहाँ पर आप देखिए न्यूमेरिकल आ गया है, अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। अब मुझे आप ये बताइए कि 2.5 मिली एम्पियर की धारा जा रही है 2 ओम में, तो मैंने क्या कहा था कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 0.0 क्या आ जाएगा 0.025 एम्पियर आ जाएगा। अब आपका रेजिस्टेंस कितना 2 ओम दिया हुआ है, तो वोल्ट बराबर V = IR होता है, तो फिर ये क्या हो जाएगा I × R यानी बराबर 2, 25 100 का 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 200। ये मुझे लगता है कि थोड़ा डाटा में एरर है, क्योंकि ये सीधा सीधा एम्पियर होगा, मिली एम्पियर नहीं होगा, तभी कुछ होगा। अगर ये नहीं होगा तो आपका सीधा सीधा वोल्टेज कितना आ जाएगा, 2.5 × 2 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5 वोल्ट, आपका आंसर आ जाएगा। ये सीधा एम्पियर में है, मिली एम्पियर में नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो फिर अगर वो होगा सही है आपका, तो ये फिर मिली एम्पियर में ही है, आंसर आपका 0.05 आ रहा है, तो वैसे आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद विच गैस इज रिलीज फ्रॉम कम्बशन ऑफ कोल, कोल के कम्बशन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। ये रिएक्शन पूछी थी आपसे, LiOH + H2SO4, ये आपकी कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो देखिए ये आपका बेस है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, तो कौन सा रिएक्शन बना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बना। मैंने बताया था एसिड और बेस सबसे पहले देखेंगे। देखिए पावर की यूनिट क्या होगी, तो कौन सी पावर की यूनिट नहीं है, तो ऑप्शंस आपको दिए होंगे, उसमें से आपको निकालना था। तो किलोवाट आवर जो होता है ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कमर्शियल यूनिट है, बाकी आपकी जो पूछी होगी पावर की यूनिट दी होगी, आप लोग यहाँ से निकाल सकते थे। इफ़ इंसिडेंट रे इज़ एट प्रिंसिपल एक्सिस व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बताइए रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी,
ये है आपका, इसी से रे जा रही है तो इसी से वापस ही आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो 0 हो जाएगा इसका बीच का एंगल। वेयर आर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन प्लांट, तो देखिए जो सेलुलर वैक्यूल्स होते हैं और ओल्ड लीव्स होती हैं, दोनों में आपके वेस्ट जो हैं स्टोर होते हैं प्लांट के। इफ़ कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट विच पोजिशन टू ऑब्टेन इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसमें हमेशा ही प्रतिबिंब आपकी छोटी बनेगी। रियल और उल्टी कब बनेगी आप मुझे बताइए, जब आप क्या करेंगे 2f के पीछे रखेंगे तभी आपकी इमेज रियल बनेगी। आगे हम लोग देखते हैं। 2 रजिस्टर्स आर इन रेशियो 1:3 कनेक्टेड टू पैरेलल अक्रॉस अ वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट, देन फाइंड द रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड। अब आपसे हीट पूछ रहा है, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि हीट का फॉर्मूला क्या होगा? हीट होता है VIT, मैंने आपसे बताया था, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस तो दिया नहीं। रेजिस्टेंस की वाली हीट फॉर्म में क्या होगा, तो आप V = IR रख के निकाल भी सकते हैं। V = IR रखेंगे तो R क्या आ जाएगा, V/I आ जाएगा। तो यहाँ पर R क्या हो जाएगा, R जब आप किसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड, आप यहाँ से V हटा दीजिए, V हटा देंगे तो यानी कि V की वैल्यू क्या है, IR है, तो I² RT बनेगा ये। लेकिन इसको वोल्ट के भी फॉर्म में रखना है, आपको मैं बता देता हूँ, H = VIT है। तो ये क्या बनेगा अगर हम इसको रखेंगे, V² R × T। ये वाली इक्वेशन आपको रखनी है, यानी कि कौन सी रखनी है, V² T/R, ये वैल्यू आपकी वैल्यू रखनी है। आप मुझे बताइए कि रेजिस्टेंस ये H1 है, फिर H2 हो जाएगा। एक में हम लोग R की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, एक में हम लोग R की वैल्यू क्या रखेंगे, V² T, अनुपात ही तो निकालना है, अपॉन क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि अब आपको क्या करना है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है हीट जब आप लोग एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो इन्वर्सली है, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो रेशियो 3:1 आ जाएगा, क्योंकि आपका जो वोल्ट ये है T और टाइम, वोल्ट और टाइम तो कट जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा, जस्ट उल्टा आ जाएगा, क्योंकि हीट जो होता है रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद व्हाट विल बी द मैग्नीफिकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस, देखिए कॉनकेव लेंस से हमेशा इमेज बड़ी बनती है, तो आपका क्या हो जाएगा, >1 होगा। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वॉज बेस्ड ऑन फोकस ऑफ विच 2 एलिमेंट्स, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही फोकस करके मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन करी गई थी। क्योंकि आप बताइए मुझे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मैंने क्या बताया था, इन दोनों में कौन सा ऑक्टेव लॉ फॉलो होता है, किसका, न्यूलैंड का। विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, तो आपका राइजोपस है जो स्पोर्स यानी कि छिद्र से अपना प्रजनन करते हैं। डेबनर्स का ट्राइड रूल पूछा था, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम और आपका पोटेशियम का। यहाँ से आप देखिए लिथियम का आपका क्या है, 6.94 है एटॉमिक वेट। उसके बाद आपका पोटेशियम क्या है, 40 मान लीजिए। आप दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो आप इसका मीन निकालेंगे, तो सोडियम के बराबर आएगी वैल्यू, यानी 22.99 23 कर सकते हैं उसको। अब देखिए न्यूमेरिकल आ गया है, एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एंड फोकल लेंथ इज़ 2 मीटर, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज। अब देखिए एक वस्तु की कितनी दूरी पर रखा गया है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो आप मुझे बताइए कि आपका u क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। f क्या हो जाएगा आपका, ये भी -2 हो जाएगा, क्योंकि सारी लेफ्ट हैंड साइड है मिरर के। फॉर्मूला आप रखेंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये मिरर फार्मूला है। अगर लेंस होता तो बीच में माइनस आ जाता, तो 1/-2 रखेंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे क्योंकि ये इधर आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 1/v आ जाएगा। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, नीचे 6 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो v की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, v की वैल्यू आ रही है 6 आएगी, किसकी, माइनस की 6 आएगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है, माइनस का साइन बड़ा है। तो आपकी इमेज किधर बनेगी, आपकी इमेज सेम साइड बनेगी, किसके, ऑब्जेक्ट के सेम साइड मिरर के सेम साइड बनेगी,
यानी कितने सेंटीमीटर पर, 6 सेंटीमीटर पर बनेगी सेम साइड ऑफ मिरर, यानी माइनस साइन आएगा तो सेम साइड ऑफ मिरर बनेगी। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर इससे मैग्नीफिकेशन पूछा जाए तो क्या करेंगे आप लोग। ऑब्जेक्ट कितने का है, 3 मीटर का है, इमेज कितने 6 मीटर की है, तो मैग्नीफिकेशन कितना आया, दुगना बड़ी इमेज बनी, मैग्नीफिकेशन 2 आया। तो यही आपको करना था। ऐसे ही एग्ज़ाम में आपको चीज़ें अटैम्प्ट करनी है, जो भी पूछेगा आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए फ्लोएम का डायरेक्शन कैसा होता है, तो बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों तरफ मूव कर सकता है फ्लोएम टिश्यू। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड किससे कनेक्ट होता है, कौन से मस्तिष्क के भाग से, डायग्राम से पूछा था। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है मस्तिष्क का जो ये भाग होता है, ये आप लोग ब्रेन मान लीजिए। तो यहाँ पर जो पीछे का साइड होता है, यहीं से आपकी रीढ़ की हड्डी निकलती है, इसी को मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं। आगे देखिए क्या पूछा था, बैलेंस करना था आपको, केमिकल इक्वेशन थी, बैलेंस करनी थी। तो आप जो है कैसे बैलेंस करेंगे इसको, देखिए Al2SO4 होल थ्राइस है, 3BaCl2 है, इसको बैलेंस करना है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लगा लीजिए। क्लोरीन कितना हो गया, 3 और 2 6, और 3 और 2 6, यहाँ क्लोरीन बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए 3 लगा दीजिए यहाँ पर, तो आपकी सारी चीज़ें बैलेंस हो जा रही हैं। 4 और 3 चौक 12, 3 चौक 12, ऑक्सीजन 12 हो गया, सल्फ़र 3 हो गया, और आपका क्या हो गया, बेरियम 3 हो गया, यहाँ पर भी बेरियम 3 हो गया। तो आपका बैलेंस हो गया इक्वेशन। अब यहाँ पर आ गया है कि आर कनेक्टेड इन सीरीज़, वोल्टेज इतना है, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है आपको। अब मुझे बताइए कि 4 और 3 7 हो जाएगा, V=IR होता है, रजिस्टेंस निकालना है, आप I निकालना है, I=V/R। तो कितना आ जाएगा, 5/7 एम्पियर आंसर आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए अब ये आपसे रजिस्टिविटी से क्वेश्चन आ गया है, यदि किसी धातु की लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा। तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस में क्या परिवर्तन होगा, आप मुझे बताइए कि हम लोग क्या करेंगे। रेजिस्टेंस का मैंने बताया था रजिस्टिविटी अपॉन L/A होगा, पहले ये था, अब क्या कर दिया गया, लेंथ क्या हो गई, 3 गुना बढ़ा दी गई है, लेंथ क्या हो गया, 3L हो गया, और ये हाफ कर दिया गया है, A/2 कर दिया जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, और सारी चीज़ें कट जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, 6 गुना, 3 दूनी 6, 6 गुना आपका बढ़ जाएगा, 6 टाइम्स कर देंगे, रेजिस्टेंस आपका 6 गुना बढ़ जाएगा, 6 टाइम्स इंक्रीज। सिंपल सा है, ऐसे इजीली आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन, मैंने आपको बताया था ये चीज़ अभी। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपका न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, ये भी बता देते हैं। इसके अलावा आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी टॉपिक नहीं आने वाला है। तीनों चीज़ें जो थी मैंने बता दी। तीसरी चीज़ यह है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर sin I अपॉन sin R होता है। I कितना इंसिडेंट रे, sin I कितना होता है 45, 1/√2, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 30 है, तो sin R 30 कितना हो जाएगा 1/2, तो ऊपर 2 हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम 3 ओम 3 ओम कनेक्टेड इन अ ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल है। वेट अ सेकेंड, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, आपकी यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड। हमेशा ट्रायंगल से पूछे तो आप लोग को ऐसा डायग्राम बनाना है। तो ये दोनों आपके सीरीज़ में होंगे, ये वाला पैरेलल में होगा, तो 3 3 6, 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 3/6, तो आपका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 ओम, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा था, तो 2 ओम विल बी द करेक्ट आंसर। अब प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं, ये कभी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, इमेज इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, हमेशा जब भी फोकस पे इमेज रखी जाएगी तो वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, किसमें, कॉनकेव लेंस पर। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र पूछा था, तो NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। जाइलम का फंक्शन पूछा था, वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है इसका कार्य। होमोजीनियस क्लास मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस श्रेणी कौन सी होती है, CnH2n+2 होती है, याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। स्टार्स क्यों टिमटिमाते हैं, किस कारण, रिफ्रैक्शन के कारण टिमटिमाते हैं।
सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन होता है? सीजियम होता है। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका फ्लोरीन होता है। देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अब ये देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है मैग्निफिकेशन से, मैग्निफिकेशन ही दे दिया तभी बहुत है आपके लिए। कैसी इमेज बनेगी अगर कॉन्केव मिरर का मैग्निफिकेशन कैसा है? कॉन्केव मिरर में पहली बात तो आउटर लेंस में जो होता है कैसा इमेज बनता है? हमेशा बड़ी इमेज बनेगी, एनलार्ज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी एनलार्ज। और कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। अब मुझे बताइए मैग्निफिकेशन कितना है तो इमेज क्या बन रही है? एनलार्ज नहीं बनेगी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए मैग्निफिकेशन कितना है? -0.5 का। तो ये बताइए कि 0.5 है यानी इमेज आधी बन रही है तो क्या बनेगी? डिमनेस्ड बनेगी, यानी कि छोटी बनेगी। मैग्निफिकेशन कम है ना, आधा है तो छोटी बनेगी। तो यही पूछा था, इमेज आपकी छोटी बनेगी और सेम साइड पर बनेगी क्योंकि माइनस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ थर्मल एनर्जी? निम्नलिखित में से तापीय ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है? तो किलोवाट आवर मैंने बताया था। ये आपका किसका होता है? इलेक्ट्रिसिटी, कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिसिटी की। कौन सी कोचाएँ हैं जो आकार बदल सकती हैं? WBCs हैं जो अपना आकार बदल सकती हैं। समुद्र का पानी नीला क्यों दिखता है? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये जो स्कैटर हो जाती हैं ब्लू कलर में, यानी कि ब्लू कलर में स्कैटर कर देते हैं। वाइट लाइट आती है सूरज की, उसको एक स्कैटर कर देते हैं, इसीलिए ब्लू कलर में वो कन्वर्ट हो जाता है। सोलवे ग्रुप में सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की। सोलवे ग्रुप मैंने बताया था, ऑक्सीजन आपका लाई करता है, सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मैंने किलोवाट आवर अभी बताया, इसकी वैल्यू होती है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। अब इसको रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ए गोल्ड, कॉपर, जिंक और सिल्वर में। तो सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव कौन सा होता है? गोल्ड होगा, उसके बाद सिल्वर होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? जिंक, उसके बाद कॉपर। तो फिर जिंक, कॉपर और गोल्ड आपका सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव होता है। ये रिएक्शन आपको बतानी थी कौन से टाइप की रिएक्शन होती है? जुड़ रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा? एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। बाकी आज हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। इतने सारे क्वेश्चंस आपके साइंस के करा दिए गए हैं तो आपको पैटर्न पता चल गया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कम से कम इस सेशन से आप लोग 4 से 5 मार्क्स आराम से इंक्रीज कर सकते हैं। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सेशन आपको अगर अच्छे समझ में आ गया तो आप लोग के मार्क्स इंक्रीज ज़रूर होंगे। और अगर गाइस आपको हमारी मेहनत और हमारा वीडियो दोनों अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।